हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यूनिट 3 है, ये चैप्टर 8। ठीक है, यूनिट 3 चैप्टर 8 है ये। और जयप्रकाश नारायण, और इनके बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें लोकनायक नाम से जाना जाता था और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजनेता थे। और उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जो है थे, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया, और वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले में के सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और जयप्रकाश नारायण अपनी इंटर की परीक्षा को बीच में ही छोड़कर वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रिजन डायरी 1976, ठीक है, और अपली फॉर रिट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी 1959, टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन 1978, सोशलिज्म सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी 1964। इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और इसे जरूर आप नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि बुक्स के बारे में जरूर पूछता है। समाजवाद की धारणा, लोकप्रिय रूप में उन्हें लोक नायक कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों को विकास क्रम की दृष्टि से 3 खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मार्क्सवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय। तो मार्क्सवादी समाजवाद पहला पॉइंट। जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवाद को समाजवाद का एक सिद्धांत माना। यद्यपि इस चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणाओं का ही प्रतिपादन हुआ, तथा उन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी नहीं कहा जा सकता। यानी संपूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि वो मार्क्सवादी ही थे, क्योंकि समाजवाद की व्याख्या में उनकी स्वतंत्रता की मौलिक अंतर्दृष्टि भी दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। और जयप्रकाश नारायण ने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि समाजवाद व मार्क्सवाद के सिद्धांत भारत के लिए भी उपयुक्त हैं। ठीक है, दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद, लोक नीति एवं लोक शक्ति। समाजवादी विचारों के दूसरे चरण में जयप्रकाश नारायण ने लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया। पहले में मार्क्सवादी और दूसरे में लोकतांत्रिक समाजवादी। इसके तहत उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद के प्रति मत आग्रह का विरोध किया, तथा समाजवाद की भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने व्याख्या पर अधिक बल दिया। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को ही वस्तुतः लोकतंत्र के रूप में परिभाषित उन्होंने किया, और जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद का वास्तविक अर्थ है सामाजिक, राज्य व आर्थिक स्वतंत्रता। समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, और गांधीवादी समाजवादी या सर्वोदय। जयप्रकाश नारायण अंततः मार्क्सवादी से गांधीवादी बन गए, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया। सर्वोदय की जयप्रकाश नारायण की अवधारणा मूलतः 4 बिंदुओं पर केंद्रित थी: साधनों की पवित्रता, मानवीय मूल्यों की सर्वोपरिता, आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के लिए जनता की शक्ति में विश्वास, और विकेंद्रीकरण। ठीक है, 4 बिंदुओं पर केंद्रित थी इनकी अवधारणाएं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदयी समाजवाद नई व्यवस्था के विनिर्माण के लिए मूलतः प्रेम, अहिंसा और करुणा की शक्ति पर विश्वास करता है। अहिंसा, प्रेम और करुणा की शक्ति के संगठित स्वरूप को जयप्रकाश नारायण ने लोक शक्ति की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? लोक शक्ति की। और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदयी समाज के अंतर्गत समाजवाद के नैतिक पक्ष पर इन्होंने बल दिया। और जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदयी समाजवाद एक अहिंसक, शोषण मुक्त, सहकारी समाज का आदर्श प्रस्तुत करेगा। सर्वोदयी समाजवाद एक क्या करेगा? अहिंसक, शोषण मुक्त और सहकारी समाज का आदर्श प्रस्तुत करेगा। और सर्वोदयी समाजवाद की व्याख्या व्यवस्था का आधार प्रतियोगिता नहीं होगा, अपितु यह सहयोग पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था होगी। सर्वोदयी समाज की संरचना जाति या वर्ग पर आधारित नहीं होगी। जयप्रकाश नारायण की रचना वाई सोशलिज्म, ठीक है, 1936 है। ठीक है,
वर्ष 1949 में अपने एक लेख माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित उन्होंने विचार दिए। 1949 में अपने लेख माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म: ग्राम पंचायत के द्वारा सहकारी खेती की जाएगी, भारी उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व प्रबंध होना चाहिए, छोटे उद्योगों पर उत्पादकों का नियंत्रण होना चाहिए, जो छोटे उद्योग हैं, राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अब देखते हैं जयप्रकाश नारायण का मानववाद। जयप्रकाश नारायण ने मानव के स्वभाव की संतुलित उन्होंने व्याख्या की। उनकी धारणा थी कि मनुष्य मूलतः केवल अच्छा या बुरा नहीं होता, यानी कि हम यही समझते हैं ना कि मनुष्य अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल ऐसा नहीं कि मूल रूप से अच्छा हो या बुरा ही हो, तो मनुष्य मूलतः केवल अच्छा या बुरा नहीं है। उनके अनुसार मानव का स्वभाव जो है प्रकृति प्रदत्त तत्वों और सामाजिक कारकों से मिलकर निर्धारित होता है। अतः मनुष्य में अच्छा और बुरा बनने की संभावनाएं एक साथ विद्यमान रहती हैं, अच्छा बनने की भी और बुरा बनने की भी। जयप्रकाश नारायण ने मानव स्वभाव को कोई रूढ़ तत्व नहीं माना और उनके अनुसार मनुष्य के स्वभाव व आचरण को प्रयासों के माध्यम से बदला जा सकता है। अगर कोई इंसान बुरा है तो प्रयास के द्वारा उसके व्यवहार को बदला जा सकता है, जो उसका आचरण है, बिहेवियर है, जो उसका, उसे बदल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण ने मानव केंद्रीयता को किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था की सार्थकता का मानदंड माना और उन्होंने पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था तथा औद्योगिक सभ्यता का इस आधार पर विरोध किया कि इन व्यवस्थाओं में मनुष्य को एक यंत्र मात्र बना दिया गया है तथा मनुष्य को उसकी सृजनात्मक शक्ति के वास्तविक आनंद की अनुभूति से वंचित कर दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण का दृढ़ मंत्र था कि धर्म, विचारधारा, राज्य एवं विज्ञान आदि सभी को साधन तथा मनुष्य को साध्य माना जाना चाहिए। यानी राज्य एवं विज्ञान आदि सभी को क्या माना जाना चाहिए, साधन माना चाहिए, और मनुष्य को क्या माना जाना चाहिए, साध्य माना जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने मानव की केंद्रीय सत्ता को मान्यता देते हुए भी मानव का समुदाय से पृथक अस्तित्व स्वीकार इन्होंने नहीं किया, यानी मानव जो है, मनुष्य जो है, उस समुदाय से पृथक नहीं रह सकता। जयप्रकाश नारायण ने मानव की आत्मा की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, आत्म साक्षात्कार को ही उन्होंने मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च बिंदु स्वीकार किया, यानी मानव को सुनता आत्म साक्षात्कार को ही उन्होंने मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च बिंदु माना। जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना, दल विहीन लोकतंत्र, ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दल विहीन लोकतंत्र को किसने समर्थन दिया, तो ये थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे, किंतु वे लोकतंत्र की पश्चिमी धारणा तथा संसदीय शासन प्रणाली के वो कटु आलोचक थे। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र की धारणा को लोकतांत्रिक अल्पतंत्र की संज्ञा दी और दल विहीन लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक धारणा की आलोचना मुख्यतः इस आधार पर उन्होंने आलोचना की कि उसमें व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव जो है उसकी उपेक्षा की गई है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र का मूल दोष जो है वह यह है कि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका पर बल दिया गया है। यानी संसदीय जो प्रजातंत्र है उसका मूल दोष क्या है कि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका पर बल दिया गया है। संसदीय लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी केवल मतदान करने तक ही सीमित हो जाती है, यानी व्यक्ति मतदान करके आ जाता है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय शासन वस्तुतः अल्पमत का शासन होता है, यानी अल्प मत का शासन होता है संसदीय शासन। उन्होंने कहा, उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को मिथ्याचार को प्रोत्साहन देने वाला प्रणाली भी उन्होंने बताया। ठीक है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष उसमें विद्यमान केंद्रीकरण जो है उसकी प्रवृत्ति है। उन्होंने दल व्यवस्था को भी संसदीय लोकतंत्र का एक दोष माना, क्योंकि दल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने दलीय हितों को अधिक महत्व देते हैं।
जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली को विकृत और खर्चीला उन्होंने बताया। जो संसदीय प्रणाली द्वारा चुनाव होता है उसको उन्होंने कहा कि वह विकृत है और वो अधिक खर्चीली है। खर्चा तो होता ही है चुनाव में बहुत ज्यादा। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की संकल्पना। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की संकल्पना में लोकतंत्र को शासन की एक संस्थागत व्यवस्था तथा नैतिक जो मूल्य है उसकी एक व्यवस्था माना गया और उनके अनुसार ये नैतिक अपेक्षाएं लोकतंत्र से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य नैतिक अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं। जनता को लोकतंत्र के लिए नैतिक प्रशिक्षण देना, आवश्यकताओं का परिसीमन करना, यानी जो भी आवश्यकताएं हैं एक सीमा तक सीमित करना उसे, स्वतंत्रता के साथ जो दायित्व है उनकी व्यवस्था, और आर्थिक न्याय और सामाजिक क्रांति। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की सामुदायिक लोकतंत्र यानी लोक स्वराज की धारणा क्या है। भारत के लिए सामुदायिक प्रजातंत्र को उन्होंने एक आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली माना। उनकी संकल्पना मुख्यतः 3 प्रेरणाओं पर आधारित है। राज व्यवस्था की प्राचीन भारतीय परंपरा, मानव की मूलभूत सामुदायिक प्रवृत्ति, सत्ता के आधार की व्यापकता, 3 जो है उनकी मुख्य प्रेरणाएं। क्या? राज व्यवस्था की प्राचीन भारतीय परंपरा जो है और मानव की जो मूलभूत सामुदायिक प्रवृत्ति और सत्ता के आधार की व्यापकता। सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना। सामुदायिक लोकतंत्र की संकल्पना में मनुष्य की सामुदायिक प्रवृत्ति को आधार बनाया गया है। जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक लोकतंत्र की 5 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया कि जो निम्नलिखित है। पहला है प्रारंभिक स्तर पर सर्वोच्च निकाय ग्राम सभा होगी। ठीक है। सर्वोच्च निकाय प्राथमिक स्तर पर क्या होगी? ग्राम सभा। क्षेत्रीय स्तर पर कार्यपालिका पंचायत समिति होगी। जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यपालिका होगी। प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सभा गठित होगी और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सभा गठित होगी। और राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय समिति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन। राष्ट्रसभा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिका की नियुक्ति करेगी जो राष्ट्र सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामुदायिक प्रजातंत्र की आर्थिक संरचना। जयप्रकाश नारायण के अनुसार आर्थिक नियोजन, उत्पादन व वितरण के केंद्रीकरण द्वारा ही आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की जा सकती है। यानी आर्थिक नियोजन, उत्पादन और वितरण के विकेंद्रीकरण द्वारा ही आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की जा सकती है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की धारणा क्या थी। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान से इंदिरा गांधी सरकार की अस्वीकार नीतियों के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की उन्होंने घोषणा की। 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान से। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति में व्यक्ति और समाज दोनों में सर्वाधिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य होगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति की धारणा का उद्देश्य विद्यमान विकृत व्यवस्था को समाप्त करना नहीं, अपितु उसके माध्यम से एक नवीन वैकल्पिक व्यवस्था की योजना भी प्रस्तुत करना है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की परिधि में निम्नलिखित 7 आयामों को सम्मिलित किया। पहला सामाजिक क्रांति, दूसरा राजनीतिक क्रांति, दूसरा है आर्थिक क्रांति, तीसरा राजनीतिक क्रांति, चौथा है सांस्कृतिक क्रांति, पांचवा वैचारिक क्रांति और छठा है शैक्षणिक क्रांति और सातवां है नैतिक अथवा आध्यात्मिक क्रांति। इन्होंने 7 आयामों को संपूर्ण क्रांति की परिधि में उसके सम्मिलित किया, जो ये है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और शैक्षणिक और नैतिक और आध्यात्मिक। जयप्रकाश नारायण ने मानव के ऐसे दृष्टिकोण की कल्पना की जिसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को आवश्यक माना जाए। जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति को क्या माना जाए, उनको आवश्यक माना जाए, किंतु मनुष्य उन भौतिक वस्तुओं को स्वयं में साधन न माने, अपितु एक आध्यात्मिक लक्ष्य की चेतना उसकी प्रत्येक गतिविधि तथा इच्छा को मर्यादित करे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के सामाजिक आयाम के अंतर्गत ऐसे समाज की रचना के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की जिसमें छुआछूत, बुरे रिवाजों तथा जातिवाद का कोई भी स्थान नहीं होगा।
संपूर्ण क्रांति के शैक्षणिक आयाम के अंतर्गत उन्होंने विद्यमान जो शिक्षा प्रणाली है उसको सड़ी गली और निकम्मी प्रणाली की संज्ञा दी, जो कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। उन्होंने शिक्षा के सारे तंत्र को इस आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता बताई जिससे उसका सीधा संबंध देश की समस्या से स्थापित हो सके। यानी जो शिक्षा के सारे तंत्र है उसको इस तरीके से पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया कि उसका जो सीधा संबंध हो किससे स्थापित हो पाए, वह हो पाए जो देश की समस्याएं हैं, ठीक है, उनसे स्थापित हो सके। संपूर्ण क्रांति के आर्थिक आयाम के अंतर्गत उनके अनुसार आर्थिक विकास का लक्ष्य मनुष्य का सुख और आरोग्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा न्यूनतम जीवन की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति, जो देश का प्रत्येक हर एक व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि कहा जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान, यानी न्यूनतम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना तक भी हमारे यहाँ जो है नसीब नहीं होता। उन्हें एक टाइम खा लिए तो दूसरे टाइम उन्हें भूखा सोना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और यह सब चीजें तभी हो सकती हैं जब एक प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए शासन प्रशासन को टाइट किया जाए कि जिससे इस तरीके की चीजें ना हो। तो और व्यक्ति को रोजगार बहुत जरूरी है। अगर रोजगार दिया जाएगा अधिक से अधिक तो व्यक्ति कोई भी भूखा नहीं मरेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं पढ़ लिख कर बहुत सारी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन क्या है, नौकरी नहीं लगती है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि वैकेंसीज निकालना। चुनाव पे बहुत अधिक खर्चा होता है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही है। चुनाव पे आप देखेंगे कि बहुत अधिक खर्चा होता है, लेकिन नौकरियां देने के लिए जगह नहीं होती, नौकरियों के लिए पैसे नहीं होते हैं तनख्वाह देने के लिए, इन सब चीजों की। तो यह है कि जो न्यूनतम आवश्यकता है, कोई व्यक्ति राजा की जिंदगी जी रहा है, कोई बिल्कुल बेचारा भूखा मर रहा है, तो एक इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सरकार की तरफ से कम इतना प्रयास होना चाहिए कोई भूखा न मरे। हर व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, दवा है, खाना है, उनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने व्यक्ति को रोजगार तथा न्यूनतम जीवन की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। संपूर्ण क्रांति के राजनीतिक आयाम के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण ने राज शक्ति पर लोक शक्ति की निर्णायक प्रतिष्ठा को उन्होंने आवश्यक बताया और उन्होंने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का सुझाव दिया जो राजनीति को मानव कल्याण की साधना का माध्यम बना दे। संपूर्ण क्रांति के सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत भारत की मूलभूत मानवीय और आध्यात्मिक परंपरा पुनः प्रतिष्ठित की जाएगी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सामाजिक क्रांति केवल अहिंसात्मक जो साधन है उनसे ही संभव हो सकती है। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को सतत रूप में चलने वाली एक प्रक्रिया किया। सतत मतलब लगातार, ठीक है, लगातार रूप में चलने की प्रक्रिया बताया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेन और बुक्स आदि इनके नाम, और जैसे कि यहाँ पे इंदिरा गांधी मैदान और दलित विहीन क्रांति, ये सारी चीजें मेन पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जैसा कि उन्हें, ठीक है, और 1970 में उन्हें, ठीक है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। ये देखना ध्यान रखना है, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। और 1998 में मरणोपरांत, मेन पॉइंट 1998, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद यानी मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1998, ठीक है। भारत रत्न सर्वोच्च जो सम्मान है वो भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न से उन्हें जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। और उसके उन्हें सम्मानित किया गया और इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1964 में मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। मैगसेसे पुरस्कार, ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो मैगसेसे पुरस्कार उनको कब मिला था? ये मिला था उन्हें 1964 में, ठीक है। 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला है और उससे पहले 1964 में उन्हें मैगसेसे, यानी जब वो जीवित थे, क्योंकि 1979 में उनकी 76 वर्ष की उसमें मृत्यु हो गई, ठीक है। 79 में उनकी मृत्यु हुई थी और वो कितने साल के थे? 76 वर्ष के थे, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई।
और 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। 1964 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था और पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, कहाँ का? पटना का, बिहार, क्योंकि बिहार के थे तो पटना का जो हवाई अड्डे का नाम था उनके नाम पर रखा गया है। और दिल्ली सरकार का आप जानते हैं सबसे बड़ा अस्पताल है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। ठीक है, तो ये जो है अस्पताल है दिल्ली, इनके नाम पर दिल्ली में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल हो, आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।